हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आई एम अगेन होपिंग सब एकदम बढ़िया होंगे। हमेशा मैं यही होप कर रहा होता हूँ कि तुम हमेशा बढ़िया हो, क्योंकि अगर पॉजिटिव होप्स रखेंगे तो सराउंडिंग एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाती है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। आप ये सुन रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, तो आप अच्छे होने भी चाहिए अब। ठीक है, बिल्कुल मस्त हो जाओ, एकदम बढ़िया हो जाओ वापस से। ठीक है, हाथ मुंह धो के बैठा करो पढ़ाई करने बढ़िया से एकदम। ठीक, चलो आज का ज्ञान तुम्हारा। ठीक है, बढ़िया ज्ञान है ये लाइफ में तब काम आता है ज्ञान, जब हम पढ़ते पढ़ते या कोई भी काम करते करते थक जाते हैं। सबके साथ होता है। हम कोई रोबोट्स तो है नहीं कि एक बार प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तो बस करते जा रहे हैं काम, है ना। ना ही कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड है। तो सब एक टाइम पे आके थक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि यार कोई टास्क हम कर रहे हैं, बहुत मन से कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाता। बुरा लगता है फिर, है ना। तो उस चीज के लिए बस दिमाग में ये चीज रखना कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। हमेशा हम ये कहते हैं ना, हर चीज के दो पहलू हैं। आज अगर सुख है तो कल दुख मिलेगा, आज दुख है तो कल सुख भी मिलेगा। टाइम इज एवर चेंजिंग, हमेशा बदल रहा है टाइम। तो होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, सही बात है। आदमी जब तक चलता रहता है तब तक दिक्कत नहीं है, जहां रुकता है ना वहां सारी थकान महसूस होने लग जाती है एक बार में। धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहिए। तो ये आज का ज्ञान है तुम्हारा। ठीक है, कि लाइफ में यू शुड ऑलवेज बी मूविंग। हर दिन ही सही, 1 सेंटीमीटर ही सही, लेकिन हर दिन जो तुम कल थे ना उस जगह से एक कदम आगे, चाहे छोटा सा ही स्टेप हो लेकिन आगे। उस जगह स्टक मत रहो एक भी दिन। हर दिन कुछ नया रिवाइज करो, कुछ नया सीखो, कोई नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई नया थॉट पढ़ो, कोई नई इंस्पिरेशन लो, एक पेज ज्यादा पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन एवरी डे यू शुड बी अ न्यू पर्सन दैट यू वर अ डे बिफोर। जो तुम कल थे तुम एग्जैक्ट वैसे पर्सन आज नहीं होने चाहिए। कुछ भी एक नई चीज तुम्हारी लाइफ में ऐड हो चुकी होनी चाहिए। सो विद दिस नोट, योर अग्रिम सर वेलकम्स यू टू योर द्रोणा बैच। ठीक है, हो गया। चैप्टर का नाम दिख रहा है वापस से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 1 जब हमने डिस्कस किया था, खोल लो अपने पन्ने पिछले पेज के। जब पिछला लेक्चर डिस्कस किया था तो क्या देखा था हमने वहां पे? हमने ये देखा था कि जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हमने बेसिक देखा था पहले कि एक फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के क्या बेसिक पार्ट्स हैं वो हमने देख लिए थे। और सीधा हम आ गए थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, जो था हमारा स्टेमन। स्टेमन के अंदर हमने पढ़ा था स्टेमन क्या होता है, उसमें एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है। एंथर को हमने कहा था कि टिपिकल एंथर में 2 गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं। लोब, लोब के ऊपर एक लाइन मिलती है जहां से वो लोब फटता है, खुलता है, तो उस लाइन को लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव लिखा था एनसीईआरटी ने, या लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहा था। फिर हमने कहा हर लोब के अंदर 2 खाली जगह है। एक लोब में 2 खाली जगह, दूसरे लोब में 2 खाली जगह। खाली जगह को क्या कहा था? थीका। थीका के अंदर हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वर्ड जब भी आता है ना, तो स्पोरेंजियम वर्ड का मतलब होता है सैक, बोरा, जिसमें माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। तो वही चीज आगे जाके पोलन ग्रेन बनेगी। तो उसी बोरे को बाद में नाम दे दिया पोलन सैक, सिंपल। फिर हमने क्या कहा था, जब आप उसे काटोगे तो 4 साइड नजर आती है, तो टेट्रागोनल। फिर हमने पूरी डेवलपमेंट देखी कि कैसे एक आर्कीस्पोरियल सेल से पेराइटल और स्पोरोजीनस सेल बना। स्पोरोजीनस सेल ने स्पोरोजीनस टिश्यू बनाया। पेराइटल सेल ने सारा का सारा हमारा एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम बनाया। हर लेयर के यूनिक फंक्शंस पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, और लास्ट क्लास हमने कहां खत्म करी थी?
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, वो मियोसिस कराता है, उससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो चिपके हुए थे, उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला था। और हमने कहा था स्टेपिटम कैलेज एंजाइम निकालता है, तो कैलोज शुगर डिसॉल्व होती है, तो सारे माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। इतना लास्ट क्लास में हमने कहानी पढ़ी थी, इतना दिमाग में गया है? कमेंट में डाल दो, वहां पे मैं पढ़ूंगा बाद में जाके। अगर इतना दिमाग में आ गया है तो डाल देना कमेंट में, हाँ जी सर समझ में आ गया। समझ में आ गया इतना तो टाइप कर सकते हो, इतना उंगलियों को कष्ट दे सकते हो, इतना ज्यादा आलसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज की जो कथा सुनने वाले हैं, आज की जो हमारी कथा चलेगी, तो आज हमारा सारा फोकस रहेगा पोलन ग्रेन के ऊपर। सारा फोकस पोलन ग्रेन के ऊपर रहने वाला है कि पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन के क्या पार्ट्स हैं, पोलन ग्रेन कैसे बनता है, पोलन ग्रेन के क्या क्या फायदे या क्या क्या नुकसान हैं, और पोलन ग्रेन को स्टोर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो आज की डेट डालो। हमेशा मैंने कहा था डेट डाल के काम करेंगे, हमेशा डेट डाल डाल के ही काम किया जाएगा। चलो आज की डेट डाल के हेडिंग डाल लो पोलन ग्रेन। तो हम बात कर रहे थे कि माइक्रोस्पोर बन चुका था हमारे पास। लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा था? माइक्रोस्पोर बन चुका था। ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो ना सारे के सारे, ये सारे डायग्राम जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए जाते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप के नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो ऐसे सुंदर सुंदर वैरायटीज के पोलन ग्रेन दिखते हैं। नेकेड आई से आप पोलन ग्रेन देख नहीं पाते, बट माइक्रोस्कोप में लगाते हो तो इतनी वैरायटी पोलन ग्रेन्स की मिलती है ना, ऐसा लगता है एक ऑल टुगेदर एक नई दुनिया है। पोलन ग्रेन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पोलन ग्रेन्स की स्टडी के लिए ना बायो में पूरी अलग फील्ड है। बायोलॉजी में जब हम बोलते हैं बायो तो लिविंग है, लेकिन उस बायो लिविंग में कितना कुछ आता है, कितना कुछ है। इंसेक्ट्स, टर्टल, फ्लावर, वेजिटेबल्स, आपका कोई आर्थ्रोपॉड, मतलब कितने ही लेवल पे हम बायोलॉजी को स्प्लिट कर सकते हैं, कितने लेवल पे। केमिकल स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, एनाटॉमिकल स्टडी, टिश्यू की स्टडी, कितना ही कुछ है। तो ऐसे ही एक फील्ड है पोलन ग्रेन्स की स्टडी की। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज पैलेनोलॉजी। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को स्पेशली पैलेनोलॉजी कहते हैं। हमने क्या देखा लास्ट क्लास तक? लास्ट क्लास तक हमने ये देखा था, फटाफट लास्ट क्लास की चीज देखते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास एक पोलन मदर सेल था जो कि डिप्लॉयड था। पोलन मदर सेल क्या था? पोलन मदर सेल का ही दूसरा नाम हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल। और हमने कहा था कि वो जो स्पोरोजीनस टिश्यू थी उसका हर एक सेल पोलन मदर सेल ही है। किससे सराउंडेड था ये? पोलन मदर सेल चारों तरफ से किससे सराउंडेड था? क्या लिखूंगा यहां पे मैं? क्या लिखना चाहिए मुझे यहां पे? वेरी गुड, कैलोज शुगर से सराउंडेड था। क्या करा रहा है ये? वेरी गुड, मियोसिस करा रहा है। मियोसिस का एक नाम और चलता है क्या? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मियोसिस? 11th में पढ़ते हैं हम ये, लास्ट क्लास में भी ओरली बताया था ये मैंने। हाँ गुड, रिडक्शनल डिवीजन, बहुत ही बढ़िया। तो हमने क्या कहा था, क्या रेडी होके आ जाएगा? चारों तरफ कैलोस की वॉल, और हमने कहा था हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 माइक्रोस्पोर्स एक साथ चिपके हुए हैं। इस पूरे ग्रुप को हमने क्या कहा था?
वेरी गुड। इस पूरे ग्रुप को नाम मिला था माइक्रोस्पोर का टेट्राड। हैप्लॉइड मानेंगे इसे, मियोसिस हो चुकी है तो इसे हैप्लॉइड माना जाएगा। तो ये हैप्लॉइड टेट्राड बना। फिर टेट्राड का क्या हो रहा था? टेट्राड का क्या हो रहा था? अब हमने कहा था यहां पे एंजाइम आएगा, कैलेज एंजाइम। किसने बनाया था ये कैलेज एंजाइम? लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। करेक्ट, ये एंजाइम बनाने का काम किया था हमारे टेपेटम ने। तो कैलोज शुगर डिसॉल्व हो जाएगी और आपके सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। टेट्राड से सब अलग होके माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। अब हमें यह देखना है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। अब हमें देखना है कि इस माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। ठीक है, तो पोलन की ही एक्सटर्नल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। सारा एक्सटर्नल डेवलपमेंट देखेंगे यहां पे। हेडिंग डाल लो, करें स्टार्ट। लास्ट क्लास का देख लिया हमने अभी, ये लास्ट क्लास का पार्ट देखा अभी। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, कैलेज ने माइक्रोस्पोर्स अलग कर दिए। अब एक्सटर्नल डेवलपमेंट में क्या होगा? तो हमने कहा था कि मेरे पास चारों तरफ मल्टी न्यूक्लिएट, ये हर एक सेल में बना रहा हूं टैपेटम का। टैपेटम हमने कहा था डिप्लॉयड टिश्यू होती है, डिप्लॉयड सेल्स की होती है, 2n होती है। अब ये जो टैपेटम है हमारे पास यहां पे क्या है? बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स हैं अंदर। टैपेटम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू थी ना, टैपेटम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू थी। हर एक सेल ने मियोसिस कराई है, तो सबने पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए होंगे। फिर टैपेटम ने कैलेज रिलीज किया, तो जितने माइक्रोस्पोर्स थे सब फ्री हो गए। अब क्या करेगा ये टैपेटम? हमने पढ़ा था यही टैपेटम जो है, टैपेटम के सेल से क्या रिलीज हो रहा है? टैपेटम के सेल्स नाउ दे आर रिलीजिंग स्पोरोपोलिन। हमने कहा था टैपेटम से ही क्या रिलीज होता है? स्पोरोपोलिन। तो टैपेटम स्पोरोपोलिन को रिलीज करेगा। और हमने क्या कहा था, ये स्पोरोपोलिन क्या करता है? स्पोरोपोलिन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। आउटर पोलन वॉल ये बनाएगा कौन? टैपेटम। और जो हमारा खुद का माइक्रोस्पोर है, हम क्या देख रहे हैं सारी अभी? एक्सटर्नल डेवलपमेंट देख रहे हैं अभी। इंटरनल डेवलपमेंट भी देखेंगे जो होती है। अभी सारा फोकस एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे है। तो टैपेटम से स्पोरोपोलिन बन बन के आ रहा है और ये खुद अपने चारों तरफ माइक्रोस्पोर खुद अपने चारों तरफ अपनी एक लेयर और बनाता है। इसे हम कहते हैं इंटाइन। इंटाइन मतलब इनर पोलन वॉल। तो माइक्रोस्पोर ने खुद इंटाइन बनाया और टैपेटम ने स्पोरोपोलिन रिलीज किया है।
स्पोरोपोलिन क्या करेगा? स्पोरोपोलिन बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बना के, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बना बना के डिपॉजिट होते जाते हैं। दे मेक ब्यूटिफुल डिजाइंस, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन देखने को मिलते हैं इनमें। तो स्पोरोपोलिन जो है वो डिपॉजिट होके बना रहा है एक्साइन, और माइक्रोस्पोर ने खुद क्या बना के दिया है? इंटाइन। तो ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, बाहर ये चल रहा है। माइक्रोस्पोर अपने बाहर इंटाइन बना रहा है और टेपिटम बाहर बाहर से स्पोरोपोलिन भेज के एक्साइन बनाता जाता है। और यस, तुम्हें बिल्कुल सही दिख रहा है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में यहां मैंने एक ओपनिंग छोड़ी है, यहां मैंने ओपनिंग छोड़ी है, और यहां मैंने ओपनिंग छोड़ी है। ये जो ओपनिंग्स हैं इनसे पोलन ट्यूब निकलती है, तो इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं जर्म पोर। ये वो रीजन है जहां पे एक्साइन नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाल रहे एक्साइन? एक्साइन किसका बना है? स्पोरोपोलिन का। एक्साइन किसका बना है? स्पोरोपोलिन का। पिछले क्लास के नोट्स में खोलना स्पोरोपोलिन के फीचर्स, खोलो नोट्स खोलो। क्या लिखा है? इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल। अल्कोहल, एसिड, अल्कली एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता। तो अगर ये पूरी लेयर कॉन्टिन्यूअस हो जाती ना, तो पोलन ग्रेन से कभी पोलन ट्यूब बाहर ही नहीं आ पाती। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में हमने एनसीईआरटी रीडिंग करी थी, वहां हमने क्या पढ़ा था? इन सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में हमने पढ़ा था कि उनके अंदर पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब बनाता है। वो पोलन ट्यूब मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक लेके जा रहा है। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट ट्रांसफर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? जिम्नो और एंजियो में पहले पोलिनेशन का इवेंट आता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, फिर पोलन ट्यूब बनेगी जो मेल को फीमेल तक लेके जाएगा। तो अगर चारों तरफ से ये एक्साइन की लेयर आती जो स्पोरोपोलिन की बनी है, जो किसी से डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती, तो फिर कभी भी जिंदगी में पोलन ट्यूब बन के बाहर नहीं आती और जिंदगी में कभी मेल और फीमेल का मिलन नहीं हो पाता। ठीक है, कभी नहीं हो पाता। तो इसलिए नेचर ने ध्यान रखा, जब स्पोरोपोलिन डिपॉजिट होता है तो पहले से ओपनिंग छोड़ी जाती है। कभी घर बनता हुआ देखना, जब घर बनता है तो पहले से डिसाइडेड होता है कि खिड़की कहां जाएगी, दरवाजा कहां जाएगा, तो पहले से वहां पे ओपनिंग छोड़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले चारों दीवार बना दी पूरी की पूरी, फिर उसमें से बैठ के ईंटों को ठोक ठोक के हटा रहे कि अच्छा यहाँ पे खिड़की बनाते हैं, ठोक ठोक के हटा रहे यहाँ पे दरवाजा लगाना है। ऐसा नहीं होता, पहले से पता होता है भाई खिड़की कहाँ जाएगी, दरवाजा कहाँ जाएगा, तो पहले से वो ओपनिंग्स बना के रखी जाती हैं, छोड़ दी जाती है, वहां ईंट नहीं लगाई जाती। ऐसे ही नेचर इज वेरी ब्यूटिफुल इन डिजाइनिंग। तो पहले से कुछ जगह पे एक्साइन नहीं डाला जाता, उनको बोलते हैं जर्म पोर। इन्हीं जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकल के बाहर आ पाती है। तो यह है तुम्हारे एक्सटर्नल डेवलपमेंट का क्रक्स। फिर से देख लो एक बार, टेपिटम ने स्पोरोपोलिन बनाया जो बाहर सुंदर सुंदर डिजाइन बना के डिपॉजिट होता है, और उसे आप नाम देते हो एक्साइन। माइक्रोस्पोर जो है, ये येलो कलर माइक्रोस्पोर है मेरा, इतने टाइम से पढ़ रहे हो ना, मेरे से पता होना चाहिए, सेम कलर्स को जनरली मैं यूज करता हूं सेम चीजों के लिए। माइक्रोस्पोर ने चारों तरफ अपने एक लेयर बनाई, उसको बोला इंटाइन। इंटाइन पूरी कॉन्टिन्यूअस है, एक्साइन में गैप्स है, दोनों मिलके पोलन की वॉल बनते हैं, एंथर की वॉल नहीं। पहले भी कहा था क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्वेश्चन ने एंथर वॉल पूछा है या क्वेश्चन ने पोलन की वॉल्स पूछी हैं। एंथर वॉल में 4 लेयर्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। टैपिटम भी एक वॉल लेयर ही थी, लेकिन हमने कहा था अगर सिर्फ क्वेश्चन में आता है पैराइटल वॉल लेयर तो एपिडर्मिस हट जाएगी बस, क्योंकि वो पैराइटल सेल से नहीं बनी थी, वो पहले से बनी हुई थी। पोलन ग्रेन की वॉल की बात करेंगे तो इंटाइन और एक्साइन आएंगे। इंटाइन और एक्साइन को एक साथ हम बोलते हैं
पोलन ग्रेन वॉल, स्पोरोडर्म भी इसी का नाम है। स्पोरोडर्म, स्पोर की डर्म, स्पोर की आउटर लेयर। तो माइक्रोस्पोर के बाहर दो लेयर्स आ चुकी हैं, इंटाइन और एक्साइन। सिंगल व्यू देख लो एक बार, ठीक है। तो फाइनल मेरा जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर का ही डायामीटर है बस। तो सिंगल पोलन ग्रेन इज माइक्रोस्कोपिक। चाइना रोज सबने देखा है, चाइना रोज, शू फ्लावर या गुड़हल, लाल कलर के जो फूल होते हैं, उसके टिप पर येलो पाउडर दिखते हैं आपको। तो वो जो येलो पाउडर है ना, वो मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन है। उसमें से एक सिंगल पोलन ग्रेन तुम्हारे सामने होगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तो पोलन ग्रेन का डायमीटर इज जस्ट 25 टू 50 माइक्रोमीटर। और हमने क्या बोला, अभी हम खाली एक्सटर्नल डेवलपमेंट देख रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, इंटाइन की लेयर है, और बाहर सुंदर डिजाइन वाले, कुछ भी डिजाइन बना लो जो तुम्हारा मन हो रहा है। साइड में डायग्राम चिपका के रखा है ना, वो इसीलिए रखा है। माइक्रोस्कोप में दिख रहा है इनके ऊपर, कहीं पे गड्ढे वाला डिजाइन, कहीं पे बाहर निकलने वाला डिजाइन। तो बहुत वैरायटी ऑफ डिजाइन है इनके पास, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन दिखाते हैं ये। तो ये सारी की सारी ऑरेंज लेयर इज एक्साइन, सारी की सारी पिंक लेयर इज इंटाइन। मिलके दोनों को क्या बोला बच्चे, एक्साइन इंटाइन एक साथ क्या है, एक साथ दे आर पोलन वॉल या स्पोरोडर्म। ओपनिंग जो छोड़ रखी है, जो हमने ओपनिंग छोड़ी हुई है, ये रही एक ओपनिंग, ये रही सेकंड ओपनिंग, ये रही थर्ड ओपनिंग। ओपनिंग्स को हमने नाम दिया जर्मपोर, जर्मपोर। और इस जर्मपोर का फीचर क्या है, इट इज द साइट एट विच एक्साइन इज एब्सेंट। It is the site of pollen tube emergence। ठीक है, साइट ऑफ पोलन ट्यूब इमर्जेंस। इमर्ज करना मतलब निकलना, बन के निकलना। तो ये वो ओपनिंग्स हैं जर्मपोर जहां पे एक्साइन नहीं है, यहां से पोलन ट्यूब निकलती है। बाहर एक्साइन इंटाइन की लेयर हो गई, और यही है आपका एक्सटर्नल डेवलपमेंट। यह भी खाली एक्सटर्नल डेवलपमेंट देखा हमने, ठीक है। सिंगल व्यू, ठीक, सिंगल व्यू बस इसीलिए दिखा देता हूं मैं तुम्हें कि तुम पॉज करके नोट्स कंप्लीट कर लो अगर कुछ मिस हो रहा है तो, ठीक है। स्पोरोडर्मिस पोलन वॉल दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक्साइन और इंटाइन। दो पार्ट में डिवाइड कर लो इसको, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन एंड इंटाइन। क्या हो गया, नींद आ रही है फिर से, कर लो, नींद भाग जाएगी। चलो समझे, निन्नी पाते रहेंगे, निन्नी आती रहेगी बस। एक जापानीज बच्चे का मीन देखा था मैंने, बुक खोलता है, ऐसे लेता है सारी ज्ञान और ज्ञान को दिमाग में ले लेता है अपने, ठीक है। यही कर लो तुम भी,
बैठे बैठे ये लो ज्ञान और सारा अंदर, मजे ही आ जाते हैं। तो स्पोरोडर्म को डिवाइड कर लिया एक्साइन इंटाइन में। अब इनके फीचर्स लिखते हैं सारे। एक्साइन इंटाइन के फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहली चीज किसके बने हैं? सबसे पहली चीज किसके बने हैं? किसके, कौन से कंपाउंड के बने हैं? एक्साइन के लिए लिखो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। जितनी चीजें लिखवा रहा हूं वो सब तुम्हारे मतलब की हैं, तुम्हारे लेवल की हैं। जितना इजी तुम्हें लग रहा है ना कि टेपिटम ने बस स्पोरोपोलिन दे दिया, वॉल बन गई, असलियत में चीजें इतनी आसान नहीं है। तुम्हारे लेवल के लिए बस जो जो इंपॉर्टेंट है उसको ट्रिम डाउन करके दिखा रहा हूं, ठीक है? सिर्फ उसको ट्रिम डाउन किया है। तो ये स्पोरोपोलिन का बना है। और यहां एनसीईआरटी क्या लिखी है? ये किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इन्हीं पे डायरेक्ट सवाल आएंगे, कौन किसका बना है। फिर सेकंड, बनाया किसने? अभी हमने देखा किसका बना है, अब हम देख रहे हैं बनाया किसने। तो फॉर्म्ड बाय, एक्साइन बनाने का काम टेपेटम ने किया था, जो एक डिप्लॉयड टिश्यू है। क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा समझ में? अरे दिमाग में से ना जिन औरों के ख्याल चल रहे हैं ना, पहले औरों के ख्याल निकालो दिल से। यहां पे ध्यान दो वापस। पहला हमने लिखा किसका बना है, तो स्पोरोपोलिन कंपाउंड का बना है। फिर हमने कहा किसने बनाया, तो टेपिटम ने स्पोरोपोलिन बना के दिया है ना। तो टेपिटम हमने पढ़ा था 2N टिश्यू है, डिप्लॉयड टिश्यू है। इंटाइन की लेयर जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। किसने बनाया? सेलुलोज और पेक्टिन किसने सिक्रीट किया? माइक्रोस्पोर ने खुद ने। तो यहां हम क्या लिखेंगे? फॉर्म्ड बाय माइक्रोस्पोर। लेकिन माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या थी? हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल में मियोसिस के बाद बना था, तो वह हैप्लॉइड टिश्यू है। अब सवाल क्या बनता है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने हमें बता रखा है कि जो डिप्लॉयड टिश्यूज होती हैं, 2N टिश्यूज जो होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक मतलब स्पोरोफाइट का पार्ट। स्पोर बनाने वाला जो प्लांट होता है, प्लांट पार्ट होता है, उन्हें हम स्पोरोफाइट कहते हैं। वो सारे 2N होते हैं। बिल्कुल बेसिक दिमाग में क्या रखो, कहीं कॉपी में लिख लो, रट्टा मारने के लिए लिख लो। सारे हैप्लॉइड सेल्स, सारे हैप्लॉइड टिश्यूज हमेशा गैमीटोफिटिक कहलाते हैं, और सारे डिप्लॉयड चीजें हमेशा स्पोरोफिटिक कहलाते हैं। तो एक्साइन कैसा है? एक्साइन इज स्पोरोफिटिक इन ओरिजिन। एक्साइन का जो ओरिजिन है वो स्पोरोफिटिक है। एक स्पोरोफिटिक, एक डिप्लॉयड सेल से आया है। और इंटाइन को हम बोलेंगे गैमीटोफिटिक इन ओरिजिन। गैमीटोफिटिक मतलब उसका जो ओरिजिन है वो हैप्लॉइड सेल है। तो स्पोरोफिटिक गैमीटोफिटिक वर्ड से आपको पता चल जाता है कि चीज जो थी वो डिप्लॉयड थी या हैप्लॉइड। तो एक्साइन स्पोरोफिटिक ओरिजिन, एक स्पोरोफिटिक टिश्यू से आया है। इंटाइन गैमीटोफिटिक ओरिजिन, एक गैमीटोफिटिक या हैप्लॉइड टिश्यू से आया है। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इंटाइन एक्साइन के लिए। इंटाइन इज द आउटर वॉल, sorry, exine is the outer wall, intine is the inner wall. Intine is the
इनर वॉल। एक्साइन को हमने देखा तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों है डिसकॉन्टिन्यूअस? क्योंकि जहां जहां पे एक्साइन में गैप थे उन्हीं गैप को तो जर्म पोर बोल दिया था, लेकिन इंटाइन की लेयर कैसी है? पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूअस। इंटाइन की लेयर पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूअस है। जब पोलन ट्यूब बनती है, जब पोलन ट्यूब बनती है तो उसकी आउटर लेयर इंटाइन की होती है। ध्यान देना इस पॉइंट पे, इट फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ पोलन ट्यूब। कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है यहां पे, तो ध्यान देना। इंटाइन अपने आप में पोलन ग्रेन की इनर वॉल है, लेकिन जब पोलन ट्यूब बन के निकलेगी तो सबसे बाहर हमें यह मिलेगा। जब हमारी पोलन ट्यूब बन के निकलनी होगी तो पोलन ट्यूब के बाहर जो आउटर लेयर होती है वो आपके इंटाइन की होगी। जर्मपोर का जो नंबर है, तुम्हारे मन में आ रहा होगा जर्मपोर आपने 3 बनाए हैं तो क्या हमेशा ही 3 होते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है। जर्मपोर 1 भी हो सकता है, जर्मपोर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कभी कभी 3 से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो मान लो मैं अपने डायग्राम में ऐसे दिखा दूं, मैंने एक ही जर्मपोर वाला स्ट्रक्चर बनाया, तो ये तो रहा सारा का सारा एक्साइन। अब जो ट्यूब बन रही है ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब की जो आउटर लेयर होगी वो इंटाइन होगी, एंड एज अ वॉल, पोलन ग्रेन की वॉल, इंटाइन इज द इनर वॉल। तो ये चीज ध्यान रखनी है, स्लाइटली कंफ्यूजिंग हो सकती है। पोलन ग्रेन की वॉल इनर है, लेकिन पोलन ट्यूब लिख दिया है तो उसकी ये बाहर की लेयर बन जाती है। ठीक है, सिंगल व्यू। पोलन वॉल 2 लेयर, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन बाहर वाली वॉल, इंटाइन अंदर वाली वॉल। एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूअस है, उसमें गैप थे जर्मपोर नाम के। इंटाइन कॉन्टिन्यूअस वॉल। एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना है जो टेपिटम ने बना के दी थी। क्योंकि टेपिटम डिप्लॉयड टिश्यू है इसीलिए एक्साइन का ओरिजिन हम स्पोरोफिटिक मानते हैं। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन का बना है जो खुद माइक्रोस्पोर ने रिलीज किया है। माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड टिश्यू है तो इंटाइन को हम मानेंगे गेमिटोफिटिक ओरिजिन। ठीक है, ठीक है जी, चलो वेरी गुड। पोलन ट्यूब आगे भी आएगा, आगे सिलेबस में है पूरा पोलन ट्यूब डेवलपमेंट। अभी खाली समझाने के लिए बताया था कि इनर वॉल और आउटर लेयर कैसे बन रही है। ये हेडिंग चेंज कर लो, अब डाल लो हेडिंग इंटरनल डेवलपमेंट। हेडिंग चेंज करके डाल लो पोलन ग्रेन इंटरनल डेवलपमेंट। पोलन ग्रेन जी की इंटरनल डेवलपमेंट देखनी है। लास्ट क्लास में जो नोट बनाए थे तुमने, अगेन कुछ बच्चों ने मुझे नोट्स भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा नोट्स देख के। बहुत साफ, बहुत सुंदर नोट्स बना रहे हो, लेकिन जितने साफ और जितने सुंदर नोट्स हैं उतनी बार उसको बार बार पढ़ो, उसको रिवाइज करो। कोशिश करो कि अभी जो तुमने नोट्स बनाए ना, मैंने एक बच्चे के नोट्स जैसे देखे तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स बने थे 6 पेजेस के, आगे पीछे मिला के 6 पेजेस के उसने नोट बनाए चैप्टर 1 के। अब वो जो चैप्टर 1 के आपके नोट्स हैं, आप जब उसे वापस रिवाइज कर रहे हो ना तो कोशिश करो कि वो 6 पेज के नोट्स बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के या बुलेट पॉइंट्स लिख लिख के वो 2 पेज में कंसाइज हो जाए। एक A4 शीट में आगे पीछे पूरा कंसाइज होके पूरा चैप्टर आ जाए कि एक पन्ना तुमने बस देखा और हो गया। इंफॉर्मेशन काटनी कुछ नहीं है,
ऐसा नहीं है कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो बता दो, सब इंपॉर्टेंट है, बट जो अभी इंफॉर्मेशन 7 पेज में तुमने लिखी है उसी को एक बार वापस रिवाइज करो, और कोशिश करो कि जितना तुमने रिवाइज किया है उसको एक छोटे से पेज पे कर लो। कुछ पॉइंट्स शायद भूल भी जाओ, वापस कॉपी खोल के देखो, अच्छा ये पॉइंट है जो मैं भूल गया था। इस तरीके से बॉटनी अच्छे से मन में बैठ जाएगी, टिप्स पे होनी चाहिए। आप जब अपना नीट का पेपर दे रहे हो ना, तो तुम्हें हमसे ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है। हम तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जूलॉजी वाला टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री वाला एक पढ़ा रहा है, फिजिक्स वाला एक पढ़ा रहा है, बट तुम्हें हम चारों टीचर्स की इतनी सारी नॉलेज, बेचारे तुम कि तुम्हें एक साथ उस दिमाग में सब भरना पड़ रहा है। तो तुम लोग को तो जेन्युइनली प्रणाम है मेरा कि तुम लोग इतनी सारी चीज़ों को, 4 टीचर्स की इमेंस नॉलेज को तुम्हें एक जगह दिमाग में ला के रखना है। आई अंडरस्टैंड कितना मुश्किल है, बट उसी के लिए थोड़ी मेहनत करने आया ना, उसी में जान लगानी है हमें सारी की सारी अपनी, है ना। तो रिविजन्स करते रहो बार बार, वही एक तरीका है। शॉर्टकट्स पे मत जाना, मैं कभी ज़्यादा शॉर्टकट्स को प्रमोट नहीं करता, कभी भी शॉर्टकट से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगी। चलो इंटरनल डेवलपमेंट की हेडिंग डाल ली होगी अब तक, चलो अब देखते हैं इंटरनल डेवलपमेंट में क्या होता है। मैंने क्या कहा था, हमारे पास माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर के पास इंटाइन रेडी हो चुकी थी, एक्साइन अब ऐसे ही बना दे रहा हूं मैं, एक्साइन बस ऐसे ही बना दे रहा हूं, जहां पे ओपनिंग छोड़ दिया वो ऑटोमेटिकली जॉम्पोर कहलाएगा तुम्हारा। अब एक्सटर्नल डेवलपमेंट हमने देखा, इंटरनली कैसे डेवलप करेगा। सबसे पहला इवेंट जो एनसीईआरटी ने बताया, सबसे पहला इवेंट, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल बनने लगते हैं। माइक्रोस्पोर था, इंटाइन एक्साइन बन गया, अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर सबसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल बनने लगेंगे, तो न्यूक्लियस साइड में पुश होने लग जाता है, छोटे छोटे वैक्यूल बन रहे हैं बहुत सारे। बाहर अपना इंटाइन एक्साइन वही चल रहा है, बाहर इंटाइन एक्साइन वही चल रहा है सारा। फिर ये सारे के सारे वैक्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं, जितने भी वैक्यूल्स थे ये फ्यूज हो रहे हैं, और सेकेंड इवेंट एसिमेट्रिक माइटोसिस होगी। एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म होगा। सिमेट्री मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम, एसिमेट्रिक मतलब अलग अलग। यहां पे जो माइटोसिस चल रही है उसे हम बोल रहे हैं एसिमेट्रिक। यहां पे 2 अनइक्वल साइज के सेल बनेंगे। माइटोसिस का नॉर्मल फीचर 11th में हम पढ़ते हैं कि उससे जो 2 सेल्स बनते हैं नॉर्मल केसेस में सेम आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, बट यहां छोटा सा डिफरेंस है, वैक्यूल फ्यूजन होगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल और एसिमेट्रिक माइटोसिस होगी। तो अब हम डायग्राम को कैसे देखेंगे, बहुत बड़ा सिंगल वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है, चारों तरफ इंटाइन बना दी, और इंटाइन जी के बाहर एक्साइन बना दिया। ठीक है, एसिमेट्रिक स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं माइटोसिस कराने के लिए। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उनकी मदद से माइटोसिस होती है। क्या बना, एसिमेट्रिक माइटोसिस हुई, इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल बना। और जब माइटोसिस हो जाएगी, एसिमेट्रिक स्पिंडल, एसिमेट्रिक माइटोसिस,
एसिमेट्रिक माइटोसिस हो रही है माइक्रोस्पोर के अंदर। तो जब एसिमेट्रिक माइटोसिस होगी तो फाइनली क्या बनेगा, वो जो वैक्यूल्स थे वो वापस से डिसॉल्व हो गए या छोटे छोटे हो जाएंगे। और एनसीईआरटी ने कहा है कि 2 सेल्स बने हैं, यहां पे 2 सेल्स बने हैं। Two cells have formed. Microspore ऑलरेडी हैप्लॉइड था, पहले वैक्यूल बने फिर वैक्यूल्स फ्यूज हुए, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बना जिससे एसिमेट्रिक माइटोसिस हुई। तो अब तुम्हें 2 सेल्स दिख रहे हैं अनइक्वल साइज के, ठीक है, ये 2 सेल्स बन चुके हैं अनइक्वल साइज के। अभी ये वाला जो सेल है 2 सेल अलग अलग हैं, ठीक, लेकिन ये छोटा सेल बड़े वाले सेल के अंदर ही आ जाएगा। अभी सिंगल व्यू में देख लो, इतना सिंगल व्यू देख लिया, बढ़ते हैं आगे। पिछले वाली स्लाइड ही आगे फॉरवर्ड हो रही है। जो छोटा वाला सेल है वो अपने आप को वॉल से अलग करके बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ऐसा देखा गया है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, ये ऐसा होता है, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। तो आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे फाइनल। अब वो जो माइक्रोस्पोर था उसने माइटोसिस वगैरह करा ली, माइटोसिस के बाद एक बड़ा सा सेल है जिसमें एकदम इर्रेगुलर सा न्यूक्लियस है, और एक छोटा सा सेल है जो ऐसे स्पिंडल शेप का हो चुका है, कट के अलग होके इसी में आ गया है। बाहर चारों तरफ इंटाइन, इंटाइन के चारों तरफ बाहर एक्साइन। इसको अब हम कह रहे हैं 2-सेल्ड पोलन ग्रेन। 2-सेल्ड पोलन ग्रेन मैच्योर पोलन ग्रेन। 2 सेल कैसे, ये जो बाहर वाला पूरा सेल है इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। पीछे वाले डायग्राम में देखो, 2 सेल्स बने थे लास्ट में माइक्रोस्पोर से, कौन सी डिवीजन हुई है, हुई माइटोसिस है। तो ये जो बड़ा वाला सेल बना है दिस इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल। बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल है, और ये जो छोटा वाला सेल बना है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। माइटोसिस से बने तो दोनों सेल्स हैप्लॉइड हैं। छोटा वाला सेल बस क्या हुआ, अलग होके इसके साइटोप्लाज्म में आ चुका है। तो नाउ द होल बिग सेल इज वेजिटेटिव सेल। इसके फीचर है कि ये हैप्लॉइड है, इसी में सारा खाना है, एंड इट हैज अ लार्ज irregular nucleus. It has a large irregular nucleus. और ये जो छोटा वाला सेल है इसे ही कहा जाता है जेनरेटिव सेल। माइटोसिस से ही बना है ये भी, तो हैप्लॉइड है।
इसका फीचर है कि ये स्पिंडल शेप है। ये जो शेप हमने बनाई है इसे स्पिंडल शेप कहते हैं। तो स्पिंडल शेप है। एनसीईआरटी का फीचर लिखा है, इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। और इसी का फीचर क्या है, जेनरेटिव सेल गिव्स राइज टू मेल गैमीट। यही आगे जाके मेल गैमीट बना के देगा। तो यह है हमारा टू सेल्ड पोलन ग्रेन या मैच्योर पोलन ग्रेन। एक्साइन भी है, एक्साइन भाई साहब, जहां पे एक्साइन मिसिंग है, ये ओपनिंग को पीछे भी लिख के दिया था, जर्मपोर बोलेंगे। और जो पिंक वाली लेयर है वो है इंटाइन। पूरा बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल है। पूरा बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल है। और ये है इसका लार्ज रेगुलर न्यूक्लियस। छोटा वाला सेल जेनरेटिव सेल है। ठीक है, टू सेल पोलन ग्रेन। सिंगल व्यू में देख लो एक बार। तो माइक्रोस्पोर ने एक्सटर्नली अपने लिए इंटाइन बनाया और इंटरनली उसमें ये सब चल रहा था। छोटे छोटे वैक्यूल बने, वैक्यूल फ्यूज हुए तो न्यूक्लियस साइड में चला गया। न्यूक्लियस साइड में गया तो एसिमेट्रिक स्पिंडल और एसिमेट्रिक माइटोसिस हुई तो दो सेल बने। बड़े साइज का वेजिटेटिव सेल, छोटे साइज का जेनरेटिव सेल। स्मॉल साइज और जनरेटिव सेल है हमारा लार्ज साइज। तो इसलिए एसिमेट्रिक माइटोसिस। लार्ज साइज वाले सेल का काम है खाना आगे वगैरह प्रोड्यूस करना। जनरेटिव सेल का काम है आगे जाके मेल गैमीट बनाना। यह कहलाता है टू सेल पोलन ग्रेन या मैच्योर पोलन ग्रेन। दिस इज अ मैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है, जब ये मैच्योर पोलन ग्रेन बन जाता है एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, अब पॉइंट लिखो। इन 60% एंजियोस्पर्म्स, एक्सप्लेन करूंगा, लिखो। इन 60% एंजियोस्पर्म्स anthers dehisce dehiscence मतलब टूट के खुलना। 60% एंजियोस्पर्म्स में anthers dehisce and two-celled pollen grains are released। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में टू सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन हो जाती है। 60% एंजियोस्पर्म्स में टू सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन हो जाती है। इनके अंदर जो मेल गैमीट फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट फॉर्मेशन कौन बना रहा था? मेल गैमीट जेनरेटिव सेल बना रहा था। मेल गैमीट फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेटिव सेल अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन चला जाएगा, वहां पे पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब में जाके वो माइटोसिस वगैरह करा के मेल गैमीट बनाएंगे। किसमें? 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप,
एसिमेट्रिक माइटोसिस से 2 सेल बने, वेजिटेटिव जनरेटिव, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जनरेटिव अपने आप को अलग करके अंदर डाल लेता है। कोई रीजन नहीं कि क्यों डाल रहा है, वो क्यों कर रहा है ऐसा। एक सिंपल रीजन यही कि भाई आगे जाके वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगी। वेजिटेटिव सेल का ही रोल है, वेजिटेटिव सेल का ही रोल है दैट इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब भी बेचारा यही बना रहा है, बहुत सारे काम करेगा ये, बहुत मेहनती है ये, तुम्हारी तरह। घर पे मम्मी कहती है बेटा सब्जी ले आओ, वो भी यही करेगा। पापा कहेंगे बेटा स्कूटर में तेल भरा लो, तो भी वही करेगा। सारे काम तुम ही कर रहे हो बैठ के। तो वेजिटेटिव सेल के फीचर्स, जनरेटिव सेल के फीचर्स, इसको बोल रहे हैं 2 सेल पोलन ग्रेन या मैच्योर पोलन ग्रेन। जब इतना रेडी हो जाएगा, एंथर्स डिहाइड्रेट करेंगे, एंडोथीसियम के सेलुलोज फाइबर्स पानी लूज करके सिकुड़ने लगेंगे, मिडिल लेयर एपिडर्मिस की मदद से भी सब कुछ श्रिंक होगा और एंथर लाइन ऑफ डिहाइसिस से खुल जाएगा, और ये सारे 2 सेल पोलन ग्रेन्स निकल निकल के अपने अपने स्टिग्मा पे जाने लगेंगे। स्टिग्मा पे जाने के बाद पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट बनेंगे। किसमें? 60% एंजियोस्पर्म्स में। लेकिन इन रेस्ट एंजियोस्पर्म्स, इन 40% एंजियोस्पर्म्स, pollen grains are shed at 3-celled stage। pollen grains 3-celled stage में जाएंगे। ये वाला डायग्राम, इसी को आगे बना रहे हैं यहां पे, फिर से सेम डायग्राम फिर से बनाएंगे। वेजिटेटिव सेल और उसके साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ स्मॉल स्पिंडल शेप जेनरेटिव सेल। इंटाइन बना दी चारों तरफ, एक्साइन बना दी चारों तरफ, ओपनिंग छोड़ दिए जर्म पोर बनने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या होगा? जो बाकी के एंजियोस्पर्म्स हैं जिन्होंने 2 सेल्ड स्टेज पे शेडिंग नहीं की, वो 3 सेल्ड पे शेडिंग करेंगे। अब 3 सेल आएंगे कैसे? 3 सेल कहां से आएंगे भाई? ये वाला जो पूरा सेल है, ये है वेजिटेटिव सेल, और ये है मेरा जेनरेटिव सेल। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। तो ये तो 2 सेल्ड है। सवाल आया कि 3 सेल्ड कैसे बनेगा? सिंपल, अब भी बताया था कि इसमें से आगे डिवीजन कौन कर सकता है। आगे डिवीजन कौन करेगा? तो ये रहा आंसर, तुम्हारे कॉपी में है, तुमने खुद लिखा है अभी कि ये जेनरेटिव सेल है जो आगे माइटोसिस कर सकता है, ये मेल गैमीट बना सकता है। तो जो 3 सेल्ड फॉर्मेशन होती है उसमें यही सेल, जेनरेटिव सेल जो है, इट विल अंडरगो माइटोसिस। जेनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा? 2 नॉन मोटाइल अमीबॉइड मेल गैमीट्स। स्पर्म सेल भी कहते हैं इन्हें, दे आर ऑल्सो नोन एज दी स्पर्म सेल। तो 3 सेल्ड वाले में क्या होगा? ये लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस बना दिया, और अब अमीबॉइड मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है इसकी,
ये एक मेल गैमीट और इसी से चिपका हुआ होता है दूसरा मेल गैमीट, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, तो ये बन गए 2 मेल गैमीट्स। बाहर कौन था? इंटाइन। इंटाइन के बाहर कौन था? एक्साइन। और अब ये क्या रेडी हो गया? वेजिटेटिव सेल, स्पर्म सेल 1, स्पर्म सेल 2। गैमीट को ही स्पर्म सेल कह रहे हैं। तो कितने सेल्स हो गए? अब 3 सेल। तो ये हो गया मेरा 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। 3 सेल पोलन ग्रेन। 40% एंजियोस्पर्म में एंथर के अंदर, यहां नहीं रुकेंगे, 40% एंजियोस्पर्म में एंथर के अंदर ये बना, जेनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके 2 नॉन मोटाइल बिना फिक्स शेप के मेल गैमीट्स बना देगा। तो ये है 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, जो हमारा 3 सेल्ड पोलन ग्रेन है, थ्री सेल पोलन ग्रेन को हम अब बोल सकते हैं मैच्योर मेल गैमीटोफाइट। 3 celled pollen grain is known as mature male gametophyte. पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन को हम अलग से बोल सकते हैं रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मतलब गैमीट बेयरिंग। ठीक है, 3 सेल्ड वाले को मैच्योर मेल गैमीटोफाइट, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन वर्ड यूज करेंगे, ध्यान देना यहां पे, पोलन ग्रेन वर्ड यूज करेंगे तो मैच्योर पोलन ग्रेन बोल सकते हैं, लेकिन गैमीटोफाइट वर्ड अगर यूज करना है तो इट इज इमैच्योर मेल गैमीटोफाइट। एज अ पोलन ग्रेन उसमें एक्साइन, इंटाइन और 2 सेल्स आ चुके हैं, तो एज अ पोलन ग्रेन वो मैच्योर हो चुका है। क्यों? क्योंकि 60% में वो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो एक फंक्शनल स्टेज पर जा चुका है, तो एज अ पोलन ग्रेन वो रेडी है, बट उसमें अभी गैमीट्स नहीं बने थे, तो एज अ गैमीटोफाइट अभी हम उसको इमेच्योर बोल रहे हैं। 3 सेल्ड का है तो उसे मैच्योर मेल गैमीटोफाइट भी बोल सकते हैं। सिर्फ पोलन ग्रेन है, तीनों चीज लिखवा रहा हूं, इसीलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एज इट इज याद रखनी है इनको। पोलन ग्रेन्स आर रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट्स, 3 सेल्ड एंड 2 सेल्ड। 2 सेल्ड 60% में ट्रांसफर होता है, 3 सेल्ड बाकी 40% में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यह है सारी इंटरनल डेवलपमेंट। ये देखा एनसीईआरटी ने, क्या देखा एनसीईआरटी ने? सारा का सारा माइक्रोस्पोर था, वैक्यूल बने, न्यूक्लियस साइड में चला गया, फिर दिख रहा है सारे वैक्यूल फ्यूज हो चुके हैं, तो एक बड़ा सिंगल वैक्यूल बन गया, एसिमेट्रिक स्पिंडल बना है। एसिमेट्रिक स्पिंडल इसीलिए क्योंकि आगे जाके 2 सेल्स बने हैं, बड़ा वाला वेजिटेटिव, छोटा वाला जेनरेटिव सेल। और इसी का डायग्राम फिर हमने कहा था जब ये अलग हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाता है, स्पिंडल शेप का सेल फ्लोट करने लगता है अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पोलन के कुछ कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट लिख लो पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी, एलर्जीज क्या होती हैं?
बॉडी का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। ओवर रिएक्ट करते हैं हम कभी कभी कि मम्मी ने कहा था राजमा बनाऊंगी, मम्मी ने छोले बना दिए, तुम एकदम मम्मी राजमा की जगह छोले क्यों बना लिए, ये वो फलाने का। मैं भी ऐसे ही करता हूँ घर पे, इसलिए बता रहा हूँ। मम्मी अगर ने राजमा बोला मम्मी छोले बना दो तो मेरे को उसी में ऐसे होता है ये क्यों कर दिया। ठीक है, लाइफ में हम ग्रेटफुल नहीं हो पाते। बेचारी मम्मी इतनी मेहनत कर रही है हमारे लिए, है ना, खुद भी काम करती हैं, थक जाती हैं, फिर भी हमारे मनपसंद चीज़ें बनाती है, लेकिन हम थैंकफुल होने की जगह गुस्सा कर देते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरे में भी ये गलती है, मैं भी सुधारने की कोशिश करता हूँ ये चीज़ कि मैं अपनी माता जी पर कम गुस्सा करूँ। गलत चीज़ है मम्मी पे गुस्सा करना, बट ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ कंट्रोल करना, ग्रेटफुल होने की कोशिश करता हूँ, तुम भी हो। तो पोलन एलर्जी, एलर्जी एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है। बॉडी एकदम से बॉडी को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है मेरे साथ, और एक एकदम से रिस्पॉन्स छोड़ देता है, फिर सोचता है ओ हो कुछ ज़्यादा था नहीं। तो बॉडी का एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, अचानक से बॉडी शॉक में चली जाती है, ओह ये क्या आ गया मेरे अंदर, तो वो है। तो पोलन एलर्जी से ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, एजमा, ये सब हो सकता है। ब्रोंकी, ह्यूमन बॉडी पढ़ते हो, लंग्स, लंग्स के अंदर ट्रैकिया, ट्रैकिया में ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, उन सब में एफ्लिक्शन मतलब होता है कोई दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट होना किसी भी टाइप का। एजमा, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो ये सारे पोलन ग्रेज एलर्जी कहलाते हैं। इसके अलावा ये जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत सारे फ्लारिंग होती है। तुम एकदम से बाहर गए और तुमने नोटिस किया होगा चेहरे पे एकदम लाल लाल रैशेज आने लग जाते हैं, हाथ में एकदम खुजली मचने लग जाती है। तो ये सब कैसे हो रहा है? देखा, एकदम से इचिंग, रैशेस पड़ने लग जाते हैं, बस तुम बाहर ही तो गए थे। खांसी आने लग जाती है, छींक आने लग जाती है, दम घुटने सा लग जाता है। तो वो रैंडम पोलन ग्रेन्स है हवा में जो तुम्हें एलर्जिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं सारा का सारा। तो पार्थीनियम, एमरांथस, चीनोपोडियम, कई लोगों ने नाम सुने होंगे हिंदी वाले। चीनोपोडियम इज बथुआ, एमरांथस इज चौलाई, फोटो लगाना भूल गया मैं इनकी। पार्थीनियम के बारे में एनसीईआरटी ने चीजें दे रखी हैं। पार्थीनियम को कैरेट ग्रास कहते हैं, या पार्थीनियम का ही नाम है कांग्रेस ग्रास। यह हमारे इंडिया का पौधा नहीं था, इट केम एज कंटामिनेंट। विद इंपोर्टेड व्हीट। यूरोपियंस जब आए इंडिया तो स्टार्टिंग में वो अपना खुद का गेहूं लाए, अब उसमें पार्थीनियम के भी बीज आ गए, और पार्थीनियम को इंडिया का क्लाइमेट इतना अच्छा लगा, रैंडमली ग्रो होने लग गया इंडिया में। आज भी बहुत रैंडमली पार्थीनियम ग्रो होता हुआ दिख पाता है। कोई भी घर के आसपास खाली प्लॉट होगा ना, तो उसमें कैलोट्रोपिस, पार्थीनियम और भांग का पौधा कैनबिस, ये तीनों तुम्हें ऐसे ही उगते हुए मिल जाएंगे। तो कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास इसका दूसरा नाम है। इंडिया में व्हीट के साथ एज अ कंटामिनेंट आया था यूरोपियंस के साथ। इसके पोलन ग्रेन्स बहुत कॉमनली एलर्जी कॉज करते हैं। फिर जैसा हमने कहा पोलन ग्रेन बहुत न्यूट्रिशियस है। पोलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल है वो जेनरेटिव सेल को डेवलपमेंट चाहिए होती है तो खाना बना के देता है। पूरी पोलन ट्यूब जब बनती है मेल गैमीट्स को जिंदा रखने के लिए सारा खाना बना के देता है। तो वेजिटेटिव सेल्स आर हाईली न्यूट्रिशियस। तो पोलन ग्रेन्स को क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के पोलन टैबलेट्स और सिरप्स बनती हैं। रेस हॉर्सेस और एथलीट्स उसे एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो पोलन का एक नुकसान भी है, पोलन का फायदा भी है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप्स आते हैं। हमने कहा था स्पोरोपोलन जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं है, बट ब्रेक तो कर सकते हो आप। पोलन ग्रेन को कूट के कर दो ब्रेक, उसे सारा एक्सट्रैक्ट निकल आएगा। रेस हॉर्सेस को, एथलीट्स को एज अ सप्लीमेंट लिया जाता है, ड्रग्स नहीं है ये, हेल्थ सप्लीमेंट है। इसके अलावा चाहो तो आप पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर क्रायो प्रिजर्व कर सकते हो। बहुत मस्त टेक्नोलॉजी है ये। आप उस सेल को एज इट इज
एज इट इज, बिना नुकसान पहुंचाए अगर लिक्विड नाइट्रोजन में रखो, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो तुम एज इट इज पोलन ग्रेन को ना उसी मेटाबॉलिक स्टेट में लाइफ लॉन्ग के लिए भी फ्रीज कर सकते हो, एज इट इज फ्रीज कर सकते हो। लैब में ऐसा भी हुआ है कई बार। एक मेरी सीनियर थी हिमांशी दी, हिमांशी दी के साथ मैंने लैब में कैंसर सेल्स पे काम किया था। तो जब उसमें हम काम करते थे तो दीदी ने मेरे को सिखाया था कि कैसे कैंसर सेल्स लिविंग सेल होते हैं, बट आप उसे लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह यूज करके, टेक्निक होती है, आप उसे यूज करके ना आप डीप फ्रीजर्स में लाइफ लॉन्ग या 3 महीने 4 महीने के लिए भी आप उसे रख सकते हो। अलग अलग तरीके के प्रिजर्वेशंस के हैं, ठीक है। पोलन की वायबिलिटी, भाई पोलन ग्रेन 2 सेल्ड या 3 सेल्ड जो भी स्टेज था उस पे बन के निकल गया, ठीक है, बन के निकल गया, लेकिन अब वो कितने टाइम तक के लिए वायेबल है। पोलन वायबिलिटी के लिए लिखो पीरियड फॉर विच पोलन हैज एबिलिटी टू जर्मिनेट। पोलन वायबिलिटी के लिए लिखो पीरियड फॉर विच इट हैज द एबिलिटी टू जर्मिनेट, कब तक वो जर्मिनेट करने की एबिलिटी रखता है। तो इट इज जस्ट 30 मिनट्स इन सीरियल्स एंड ग्रासेस। राइस, व्हीट, मेज का एंथर खुला, पोलन निकला, 30 मिनट के अंदर अंदर उसे करेक्ट स्टिग्मा पे पहुंच जाना चाहिए, तभी वो जर्मिनेट करेगा। 30 मिनट से ज़्यादा हो गए, अब तुम उसे स्टिग्मा वगैरह पे डाल भी दोगे तो वो फेल हो जाएगा, वो कुछ काम का नहीं बचा है, स्टेराइल हो जाएगा एक तरीके से। एंड इट इज सेवरल मंथ्स इन रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी। रोजेसी रोज की फैमिली है, लेग्यूमिनोसी फैबेसी पल्सिस की फैमिली है, साथ साथ पोटैटो फैमिली सोलनेसी, इसमें भी सेवरल मंथ्स है। तो उसको 30 मिनट्स में नहीं, तुमने पोलन ग्रेन को मान लो अपने पास प्रिजर्व कर लिया 1 महीने, 1 महीने बाद भी तुम उसको डालोगे स्टिग्मा पे तो वो काम करेगा। तो ये था हमारा सारा का सारा टॉपिक। एनसीईआरटी देख लेते हैं क्विकली एक बार। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीटोफाइट है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनता है। फिर उन्होंने कहा हिबिस्कस, चाइना रोज का नाम है हिबिस्कस, येलो कलर का जो पाउडर है वो सारे पोलन ग्रेन्स हैं तुम्हारे। जैसा मैंने कहा बहुत सारा साइज, शेप, कलर, वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है इसमें। क्या क्या है? ज्यादातर केस में स्फेरिकल होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर होता है, 2 लेयर की वॉल होती है पोलन ग्रेन के पास। आउटर वाली हार्ड लेयर है, एक्साइन बुलाते हैं, स्पोरोपोलिन की बनी है। स्पोरोपोलिन के लिए लिखा है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। टेम्परेचर, एसिड, अल्कली, कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाता है। एक्साइन में अपर्चर है, अपर्चर हम बोलते हैं ओपनिंग को, जर्म पोर, वहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। स्पोरोपोलिन एब्सेंट होने का क्या मतलब है? कि वहां एक्साइन नहीं है। पोलन ग्रेन को आप फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व करता हुआ देखा गया है, तो वो इस स्पोरोपोलिन की वजह से। इसी एक्साइन में सुंदर सुंदर डिजाइन्स दिखते हैं। एक्साइन में डिजाइन है, इंटाइन में नहीं। वाई डू यू थिंक एक्साइन इज हार्ड? आउटर मोस्ट लेयर है, हार्ड होनी चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? ओपनिंग है जहां से पोलन ट्यूब निकलेगी। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन की बात करें तो वो इंटाइन है, थिन है, कॉन्टिन्यूअस है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट हैज 2 सेल्स। इसलिए मैंने कहा था 2 सेल्ड पोलन ग्रेन को मैच्योर पोलन ग्रेन कहते हैं। द वेजिटेटिव एंड द जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव बड़ा है, उसमें खाना है, उसका न्यूक्लियस इरेगुलर है। जनरेटिव सेल छोटा है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के, स्पिंडल शेप का है विद डेंस साइटोप्लाज्म। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड वाली स्टेज पर एंथर खुल के पोलन रिलीज कर देता है।
इन द रिमेनिंग स्पीशीज मतलब बाकी के 40% जेनरेटिव सेल है, माइटोसिस कर रहा है, 2 मेल गैमीट बना रहा है, इसको हम बोलेंगे 3 सेल स्टेज एंड 3 सेल्ड शेडिंग। पोलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन लंग्स के अंदर दिक्कत हो सकती है, क्रॉनिक लॉन्ग टाइम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एजमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब हो सकता है। सबसे कॉमन याद रखना है पार्थीनियम या कैरेट ग्रास, इंडिया में एज अ कंटामिनेंट आया था वीट के पौधों के साथ। इट हैज बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस। यूबिक्विटस का मतलब लिख लो एनसीईआरटी में, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एलर्जी कराता है। पोलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से होता है, पोलन ग्रेन की टैबलेट वगैरह आती है, फूड सप्लीमेंट में यूज होता है, टैबलेट भी आती है, सिरप भी आती है, सब कुछ आता है। और इसको एथलेटिक्स वाले लोग और रेस हॉर्सेस एनर्जी गेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। हेल्थ सप्लीमेंट है, ड्रग नहीं है, ठीक है। पोलन ग्रेन विल लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब उनकी फर्टिलिटी, उससे पहले वो स्टिग्मा पे पहुंच जाना चाहिए। तो सीरियल्स में राइस हो गया, वीट हो गया, 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो पहुंच जाना चाहिए। रोज फैमिली, लेग्यूम्स की फैमिली सोलेनेसी में वायबिलिटी कई महीनों की हो सकती है। फिर उन्होंने कहा, आप एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पर्म को या सीमेन को प्रिजर्व कर लिया जाता था, ऐसे ही आप पोलन ग्रेन को भी लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर सकते हो पोलन बैंक्स के फॉर्म में, और बाद में जब क्रॉप्स की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करानी है तब उसे आप यूज कर सकते हो। तो ये थी सारी की सारी तुम्हारी एनसीईआरटी। फटाफट क्वेश्चंस देख लो। पोलन ग्रेन का एग्जाइन किसका बना है? स्पोरोपोलिन का बना है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मटेरियल स्पोरोपोलिन। जो लिग्निन वगैरह होता है वो इवेंचुअली डाइजेस्ट हो जाता है, फंगस वगैरह डाइजेस्ट कर देती है उसे। पोलन ग्रेन इज लिबरेटेड एट, लिबरेट करना मतलब उसका रिलीज, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट 1 सेल तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट, 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर में 2, 40% में 3 सेल स्टेज। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। स्टार्टिंग का ज्ञान याद रखना, डिसहार्टन नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। हो सकता है आज नहीं आ रही चीज समझ में, तो कोई जादू नहीं है यहाँ पे कि बस मैंने एकदम बोला और तुम्हें ट्विंग समझ में आ गया। इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी पहले से पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, बस लाइंस पढ़ के रखो, और तो कुछ नहीं, लाइन पर रीड ही तो करनी है, बस रीड करके आ जाओ। क्लास में सुनो एक एक चीज अच्छे से, दिमाग सारा यहीं रखो, दिमाग इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो मायूस नहीं हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर होता जाएगा। कोई चीज नहीं आ रही समझ में, लेक्चर को फिर से देखो, बार बार उस लाइन को पढ़ो, अपने आप को बोल बोल के सुनाओ, अपने आप को बोल बोल के सुनाओगे आ जाएगा समझ में। सो विद दिस नोट अगले क्लास में सारा फीमेल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, थैंक यू।